हेलो हेलो। कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया? नो क्लास पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? पढ़ ही लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो भैया अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए नो क्लास अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि नो क्लास के बाद ही असली गेम चालू होगी। ठीक है, तो लेट्स गो। एंड थोड़ा इंटरनेट इशू दिख रहा है मुझे बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर जो भी चल रही है, तो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बट हम चलेंगे। अगर बीच में वीडियो कटेगी तो मैं वापसी रिकॉर्ड करूंगा और फिर वो ज्वाइन होगी, तो उसे थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो हम फटाफट शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और जैसा कि आज हमने पढ़ना है ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड ओके। जैसे कि मैंने कहा था, नेटवर्क इश्यूज है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चली रही है, बट कोई बात नहीं। एक सेकेंड। ला 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 ला। अब हम चालू करेंगे आगे की पढ़ाई। ओके। Not applicable in assurance engagement where auditor is specifically engaged to report separately किस चीज को? कंप्लायंस विद एलआर। अगर ऐसी कोई एंगेजमेंट है जहाँ पे हमें अलग से यही बताना है कि भाई हमारी कंप्लायंस टू एलआर है या नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर ये नहीं लगता, क्योंकि वो तो फिर पूरी कहानी उसके ऊपर हो जाती है ना। इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि जहाँ पे भी हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट ही कंप्लायंस के ऊपर रिलेटेड है, जो हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो हमें 250 नहीं लगाना है। ठीक है, ओके। आगे हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं इस ऐसे का। इस ऐसे के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि भैया हमें इस एस ए ई ऑब्टेन करना है, वो है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, जो हमने ऑडिट इंटर्न में पढ़ा था, और हमारा मेन होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको। इसको भी ले लेते हैं भैया। ठीक है, हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, वो भी जो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट हो। किसका? कि भैया कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन हो रहा है, और ऐसी लॉ एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हो ऑन मटेरियल अमाउंट एंड, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि डिटरमाइनिंग, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डिटरमाइनिंग मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर। या हम सीधा बोल देंगे कि हमें एस ए ई ऑब्टेन करना है किस चीज का? ऑफ कंप्लायंस विद एल आर। ठीक है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हो ऑन मैड। मैड मतलब मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, करेक्ट। और जो वो थे जिसमें मटेरियल अमाउंट और डिस्क्लोजर पे जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें करना है परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद एलआर। ठीक है, उसमें एस ए ई ऑब्टेन करना है, इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, क्योंकि दैट मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन एफ एस, वो ऑपरेशन वाला जो हमने पढ़ा था, कि ऐसी चीजें जिसका डायरेक्ट इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं होता ऑन मैड, बट दीज फंडामेंटल कंप्लायंसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी चलती रहे। समझ गए? चलो, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद हमें करना है रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। ठीक है, उसके बाद हम ये दो चीजों के बारे में बात कर ली, और ये पूरा इस चैप्टर का सार है। एक तरह से बात करें हम इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं घूमेंगे। ये हमारे दो मेजर टॉपिक है कि हमें एक तो ऐसे ही ऑब्टेन करना है, दूसरा ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। ऐसे ही किस चीज में ऑब्टेन करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स कब लगाते हैं, ये जरूर याद रखना है, जरूर जरूर। और हमें रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली करना है अगर नॉन कंप्लायंस मिली या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मिली आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, और हमें किसको रिपोर्ट करना है हम वो भी देखेंगे आगे। ठीक है, सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। ये बात आती है कि भैया जो लॉ एंड रेगुलेशन पे कंप्लाई करने की जो बात है ना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बैठ के कराएगा। वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की, और वो भी अंडर द ओवरसाइड ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट का ये काम है, टीसीडब्ल्यूजी उसकी निगरानी रखेगी, मतलब उसके निर्देशक जो है वो टीसीडब्ल्यूजी है। और हम एक तरह से दोनों को ही बोल सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग द एंटिटीज ऑपरेशन एंड एफएस कंप्लाई विद रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन। ये करने के लिए कि भैया जो उसकी एंटिटी की ऑपरेशंस जो चल रहे हैं, जो कार्य हो रहा है,
वो सब लॉ एंड रेगुलेशन में रह के हो रहा है। ऐसा ना हो कि हमारी प्लास्टिक की फैक्ट्री जो मैंने एग्जांपल दिया था और उसका हमारे पास लाइसेंस ही नहीं है, तो उस प्लास्टिक की फैक्ट्री का हम क्या करेंगे जब हमारे पास लाइसेंस ही नहीं है धंधा करने का, हमारे पे वो अप्रूवल ही नहीं है, तो हम नहीं कर सकते ना, मतलब ऑपरेशंस गलत हो रहे हैं, हम कंप्लाई नहीं कर रहे इसका मतलब। कंप्लायंस की डेफिनेशन दे रखी है, पेपर में बिल्कुल नहीं आएगी, समझने के लिए है। द एक्ट ऑफ ओबेइंग एन ऑर्डर या रूल या रिक्वेस्ट, उसे हम बोलते हैं कंप्लायंस। ठीक है, अब ये आता है कुछ एग्जाम्पल जो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ के चले जाएं, ये लिटरली में इंपॉर्टेंट है तो है। ओके, मैंने आगे ऐसे यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखा हुआ है, तो इसके याद करने के तरीके हैं, ये 7 स्टेप है। ठीक है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे ये चीज बना रखी है कि उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स है यार, एग्जाम्पल से ऐसे पूछ लेंगे, पर ये ना ऐसे पूछ सकते हैं कि कंपनी को किस तरीके से अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे उसका नॉन कंप्लायंस की चांसेस बहुत कम हो जाए और डिटेक्शन हो जाए। इन दी अदर लैंग्वेज, ऐसे कोई पॉलिसी एंड प्रोसीजर दैट मे हेल्प टू असिस्ट इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, उसके एग्जांपल दे रखे हैं, तो हमें स्टेप वाइज याद करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ओके चलो जी, पहला, मेंटेन करो रजिस्टर। वो पहला ये बोलता है कि एक रजिस्टर मेंटेन करो जिसमें आपकी जो भी कंप्लायंस वगैरह के बारे में बात है ना, वो लिख दो कि लॉ एंड रेगुलेशन में कैसे काम क्या होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट लॉ एंड रेगुलेशन जो हम पे लगती है, और उसके रिगार्डिंग हम चीजें लिख देंगे, और अगर कोई कंप्लेंट आई है तो हम उस रजिस्टर में बताते रहेंगे ताकि वो आगे जाके इंप्रूव होती रहे। तो एक रजिस्टर बनाना है सबसे पहले, तो मेंटेन अ रजिस्टर। ठीक है, दूसरा करना है, अब रजिस्टर तो बना लिया, अब कुछ बंदे रखने हैं जो उसको मॉनिटर करेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट्स को एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को। तो मॉनिटर लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट विच अलाइन विद द ऑपरेशनल प्रोसीजर्स फॉर कंप्लायंस। ठीक है, पहले हमने क्या किया, रजिस्टर बनाया है, रजिस्टर में हमने सारी बातें लिख दी कि सिग्निफिकेंट लॉ एंड रेगुलेशन क्या है, और उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट आई है तो वो भी लिख दी। ठीक है, देन अगला हमें मॉनिटर करना है लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और लीगल रिक्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए जो अलाइन करती है ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के साथ। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे एक इंटरनल कंट्रोल। हम इंटरनल कंट्रोल बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, वो ये है कि इंटरनल कंट्रोल हमने बना लिया, अब हमें लोगों को समझाना भी तो है कि हमारा इंटरनल कंट्रोल क्या है और उसको कैसे फॉलो करना है। तो हम आगे करेंगे डेवलप, पब्लिसाइज मतलब लोगों को अवेयर कराएंगे कि ये इस तरीके से हम काम करते हैं, एंड फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट, एंड फिर उसी कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लोगों को ट्रेनिंग देंगे, नॉलेज देंगे, ताकि वो उस कोड ऑफ कंडक्ट को प्रॉपरली इंश्योर करें कि भैया हम कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट तक आ गए, 5 पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, रजिस्टर मेंटेन करो। दूसरा, मॉनिटर लीगल रिक्वायरमेंट्स, मॉनिटर करनी है हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स विच अलाइन विद द बिजनेस ऑपरेशंस, विच अलाइन विद द बिजनेस ऑपरेशन या ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बनाएंगे इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को हम क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बनाएंगे कि डेवलप करने के बाद हम उसे पब्लिसाइज भी करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि कोड ऑफ कंडक्ट भी कोई चीज है। फिर उसके बाद डेवलप करने के बाद हम कोड ऑफ कंडक्ट को आगे लोगों को बताएंगे ताकि वो अपने आप को ट्रेन कर सके इस तरीके से कि हम तो कोड ऑफ कंडक्ट को प्रॉपरली फॉलो करें। फिर है कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट। फिर आगे ना हमने लोगों को बता दिया कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है और इस तरीके से आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि मॉनिटर करेंगे कि भैया जो जो कोड ऑफ कंडक्ट था वो हर कोई बंदा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो वायलेट कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट को। और अगर कोई वायलेशन हो रही है तो हम उसको लेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन कर देंगे, या तो उसे सजा देंगे, या सजा इन द सेंस कि कोई पेनल्टी इम्पोज करेंगे उसके ऊपर, या उसे नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, या कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अगर कुछ ऐसा कुछ किया है। फिर इन दी एंड हम लीगल एडवाइजर्स की हेल्प लेंगे अगर हमें कहीं पे भी डिफिकल्टी दिख रही है। एंगेजिंग लीगल एडवाइजर्स टू असिस्ट मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, 7 चीज आ गई। पहली चीज हमने क्या करी थी, बताओ बताओ बताओ। पहली चीज हमने रजिस्टर मेंटेन किया था। दूसरी चीज हमने ये जो लास्ट लाइन लिखी है, मॉनिटर लीगल रिक्वायरमेंट्स, और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जो अलाइन करते हैं उनके साथ। फिर इंटरनल कंट्रोल, देन कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के साथ उनकी हमने ट्रेनिंग करी। ठीक है, ट्रेनिंग करने के बाद हमने कंप्लायंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट देखा।
आज गला थोड़ा खराब हो रहा है यार, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कंप्लायंस करी विद कोड ऑफ कंडक्ट, और फिर आगे हमने लीगल एडवाइजर्स की हेल्प ली। पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरिटेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसट्रीटमेंट। अब ये आप समझो कि नॉर्मल अगर हम ऑडिट कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर इनहेरिटेंट लिमिटेशंस बहुत कम होती है, क्योंकि हमें समझ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, स्टार्टिंग से पढ़ाए जा रहे हैं हमें कि भैया ऑडिट कैसे करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, लेकिन हमें कंप्लायंस एंड लॉ की ना इतनी समझ नहीं है, वो थोड़ा स्पेसिफिक एरिया आ जाता है कि टीडीएस के रेट्स हमें आते हैं, लेकिन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की कितने पे आउट होती है, अगर ऑन द यू नो जॉब डेथ हो जाए तो क्या होता है इंश्योरेंस के बाद, तो इतने लॉ एंड रेगुलेशन हमें पता नहीं है, दुनिया भर के लेबर लॉज हैं हमें नहीं पता, इसलिए कहीं ना कहीं वो बात हमारे तक कभी पहुंचेगी भी नहीं, और हमें उस मटेरियल में स्टेटमेंट को ढूंढने में और दिक्कत ही होगी। ठीक है, डिटेक्ट करने के अंदर और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनहेरिटेंट लिमिटेशन while detecting a material misstatement in context of law and regulation is greater because of the following reason। ठीक है, वैसे तो मैं तुम्हें बता दिया फॉलोइंग रीजन क्या है, बट आओ पढ़े। पहला कि मैंने ये लॉ एंड रेगुलेशन फोकसिंग ऑन ऑपरेशनल या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, वही वाली बात जो मैंने अभी बोली कि मैनी लॉ एंड रेगुलेशन जस्ट फोकस ऑन दी ऑपरेशनल एस्पेक्ट रेदर देन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। हम फाइनेंशियल की बातें करते हैं, लेकिन वो ऑपरेशनल की बातें करती है, क्योंकि उनका काम होता है कि धंधा बराबर चले, उनको उससे बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लाइसेंस लेने से बैलेंस शीट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट उसके ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स बदल जाते हैं वो लाइसेंस लेने के बाद, एंड these may not be treated in the as reflected in the financial reporting system। तो इसमें मैंने ये लिखा है कि ऑडिटर वुड नॉट नो दैट कंप्लायंस हैज बीन मेड और नॉट, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ बराबर है, उसको ना वहां पे कोई फाइन या पेनल्टी दिख रही है ना कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो उसको कोई पता ही नहीं चलेगा कि यार ये चीज एप्लीकेबल भी होती थी, और एप्लीकेबल होने के साथ साथ हम फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो इसको हम ये बोलेंगे कि कुछ लॉ एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जो फोकस करते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट में रेदर देन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। लास्ट लास्ट सॉरी सेकंड, डिजाइन टू कंसीव। डिजाइन टू कंसीव में ये कहता है कि ऐसे नॉन कंप्लायंस, ठीक है, कैन बी हिडन थ्रू डिसाइडफुल प्रैक्टिसेस। हमें पहली बात तो कम समझ आ रही है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, साथ ही साथ हमसे वो छुपाया भी जा रहा है, लाइक कोलिजन, फॉर्जरी या मैनिपुलेशन, मेकिंग डिटेक्शन मच मोर चैलेंजिंग। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा हमें। एक कंपनी अगर ऑफिशियल्स को ब्राइबरी दे रही है, और ऑफिशियल्स वो पोर्टल या फिर किसी पे आने भी नहीं दे रहे कि इन्होंने नॉन कंप्लायंस करा है, क्योंकि उन्होंने रिश्वत दे दी है, तो हमें कभी समझ ही नहीं आएगा वो चीज। और वो ब्राइबरी की अगर हम पेमेंट ट्रैक करेंगे तो वो कंसल्टिंग फीस के नाम से दे रखी है। ठीक है, अब कंसल्टिंग फीस को हम हर एक चीज को तो हम क्वेश्चन करने बैठेंगे नहीं, किस चीज को कंसल्ट किया, क्या है क्या नहीं, इतना चलता है, तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि भैया ये हेर फेर हुई है, यहाँ ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, हो उसके बाद लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस। लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस का मतलब है वेदर एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट नॉन कंप्लायंस इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ फॉर लीगल डिटर्मिनेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि हमने नो क्लार के अंदर पढ़ा था कि ऑडिटर को पहली बात तो इतनी नॉलेज नहीं होती, और ना तो उससे उम्मीद करी जाती है कि उसको बियॉन्ड द एंगेजमेंट लॉस की नॉलेज हो। साथ ही साथ उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो नॉन कंप्लायंस हुई है, वो डिसाइड करने वाला वो नहीं होता, वो बस बता सकता है कि उसको लग रहा है कि नॉन कंप्लायंस हुई है और वो रिपोर्ट करेगा। अल्टीमेटली जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो या तो कोर्ट ऑफ लॉ होगा, या तो बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी जो भी होती है, रेगुलेटरी बॉडी है, वो डिसाइड करेगी। तो सेम इसमें बोल रहा है कि वेदर एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नॉन कंप्लायंस इज अल्टीमेटली अ मैटर फॉर लीगल डिटर्मिनेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे हमने इसमें भी लिखा हुआ था कि नॉन कंप्लायंस डिटरमाइन करेगी कोर्ट या बॉडी, नॉट ऑडिटर। ऑडिटर के पास इतनी पावर नहीं है और ना उतनी एक्सपर्टीज है कि वो बता दे। इसमें नो क्लार की मैंने कहीं नहीं बताया भी था, नो क्लार के अंदर है। अगर आप लिंक कर पा रहे हैं और आपने पुरानी क्लास देखी है तो भैया इस क्लास देखने का पूरा पूरा मतलब है, वरना 250 आपके थोड़ा कर दो ही जाएगा। ठीक है, आओ। अच्छा, एक बार ये वापसी रिवाइज कर लेते हैं, तीन चीजें जिसके कारण ग्रेटर इनहेरिटेंट लिमिटेशन हमें लगती है। ओके, पहली चीज पहली चीज है कि लॉज एंड रेगुलेशन
ज्यादा फोकस करते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पे रेदर देन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि भाई कंसील कर सकता है वो फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है, या फिर नॉन कंप्लायंस को बचाने के लिए इन अ डिसीटफुल मैनर, और इट माइट बी मेड कि वो और चैलेंजिंग कर ले डिटेक्शन के लिए हमें, जिससे हमारी डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी और हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ब्राइबरी वाला था। अब वो कैसे कैसे चैलेंजिंग बना सकता है, कल्यूजन करके, फोर्जरी करके, या एनी अदर मेथड। हमारा लास्ट था कि लीगल डिटर्मिनेशन कौन करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ करेगा कि भैया उसने नॉन कंप्लायंस करी है या नहीं करी। अल्टीमेटली कोर्ट ऑफ लॉ के हाथ में पावर है डिसाइड करने की कि नॉन कंप्लायंस हुई है या नहीं। ठीक है, अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर है कि वो ऐसे को पहली बात तो फॉलो करे, और उसको फॉलो करते करते असिस्ट सॉरी ऐसे को वो फॉलो करे, असिस्ट करेंगे उसको किस चीज में? आइडेंटिफाइंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ एफएस ड्यूटी नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब ये मैंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग क्वेश्चंस। मतलब जब हम क्वेश्चंस लिख रहे होंगे तो हमें ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी लिख के आनी पड़ेगी, और इससे हमारे मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो ये बोल रहा है कि कहीं पे भी जब क्वेश्चन आएगा ना, हम ये बोलेंगे भैया ऐसे 250 जो भी नाम है हेल्प्स द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन आइडेंटिफाइंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों? ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन। समझ आया कि ये ऐसे 250 इस तरीके से बना हुआ है कि वो ऑडिटर को असिस्ट करेगा किस चीज के अंदर? इन आइडेंटिफाइंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस with law and regulation. Okay, however, the auditor is not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all the regulations. सिंपल सी बात जो हम बोलते भी आ रहे हैं कि भैया ऑडिटर को इतनी समझ नहीं है, ऑडिटर का ये काम ही नहीं है कि वो प्रिवेंट कराए कि नॉन कंप्लायंस हो या ना। वो रिपोर्ट जरूर कर देगा उसके अगर कहीं ना कहीं नोटिस में आया तो, वरना उसका कोई लेन देन नहीं है, उसका सारा लेन देन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के ही नॉन कंप्लायंस ढूंढने की कोशिश करता है, वरना उसको सपने नहीं आते कि वो नॉन कंप्लायंस ढूंढ दे, या वो इन्वेस्टिगेशन करने नहीं बैठता नॉन कंप्लायंस की। ठीक है, ऐसे डिस्टिंग्विशेस ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टू कैटेगरीज ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन। ये हमने नो क्लार्क के अंदर पढ़ा था, दो कैटेगरी स्टार्टिंग में, 2 पॉइंट्स थे। पहला, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जैसे टैक्स लॉज हो गए कि अगर टैक्स हम बराबर नहीं काट रहे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदल जाती है ऑब्वियसली। पैट और नो पैट, पीबीटी, ईबीआईटी, पीबीटी सब हमने पढ़ा ही है ये सब। ठीक है, और ऐसी चीजें के बारे में भी हमें देखना है कि जिसका नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एफएस बट विच आर क्रूशियल फॉर द ऑपरेशनल एक्टिविटीज या बिजनेस ऑपरेशन। और हमने ये भी पढ़ा था कि डायरेक्ट इफेक्ट जिसका होता है उसमें हमने क्या करना है? SAE ऑब्टेन करना है, और इनमें हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है और पता करना है कि भैया नॉन कंप्लायंस है या नहीं है। तो वही चीज है, डायरेक्ट इफेक्ट LR, ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन SAE अबाउट कंप्लायंस। For other LR, auditor must perform specific procedures to identify non-compliance with possible material misstatements या material effects. ठीक है, auditor must perform specified procedures या audit procedures कह लेते हैं इससे बढ़िया तो, और specified audit procedures to identify non-compliance with possible material effect on FS. ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। Environmental regulation violating these might immediately change a specific number on the balance sheet, but a major fine could later have been material. And if a company operates in a heavy regulated industry, the auditor might inquire with management about the compliance with key licenses and permits, as losing that could severely impact the business. And तो ये वाला एग्जाम्पल इसके लिए है, ये वाला एग्जाम्पल इसके लिए है। ठीक है, चाहे एग्जाम्पल आपसे पढ़ो, लिंकेज पूरी हो जाएगी। क्या मैं एग्जाम्पल समझाने तो नहीं बैठूंगा यार, बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा।
ठीक है, वैसे भी हम आज स्लो चल रहे हैं बिकॉज मेरा थोड़ा गला खराब है। ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, जनरल अंडरस्टैंडिंग। ऑडिटर, अब ये ऑडिटर क्या क्या कदम उठाएगा और क्या क्या सोच रखेगा वाइल फाइंडिंग आउट कि भैया कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग लेगा, सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा लीगल रिक्वायरिटी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू एंटिटी। जो लॉ एंड रेगुलेशन लगता है सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेगा कि ये क्यों लगता है, कैसे लगता है। देन वो ये समझेगा कि एंटिटी कैसे कंप्लाई करती है उसके साथ, एंटिटी की कंप्लायंस के बारे में समझेगा। पहले वो समझेगा कि लॉ एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। उसके बाद वो समझेगा कि एंटिटी कंप्लाई कैसे करती है उसके साथ। एसएई कंप्लायंस हमने पढ़ाई था कि ऑब्टेन एसएई करेगा with those regulation that have a direct effect on MAD, material amount and disclosures. इतना ही बस। Auditor shall obtain SAEE regarding compliance with those laws and regulations that have an direct impact on the MAD, material amount and disclosure. ठीक है। दूसरा, ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा किसके अंदर, जहां पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद एलआर दैट हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन एफएस। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट एफएस में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मटेरियल इफेक्ट है ऑन एफएस बिकॉज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। मतलब ऐसे ऑपरेशन, या कितनी बार समझाऊं, ऐसे बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, जो हमारे लॉ एंड रेगुलेशन से लिंक्ड है। अगर लॉ एंड रेगुलेशन हम फॉलो नहीं कर रहे और अगर कोई दिक्कत हुई तो हमारा बिजनेस ही ठप हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। वो ऐसी ही बात कर रही है। और वो हमें कैसे पता चलेगा? परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद एलआर दैट मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन एफएस। ठीक है। इंक्वायर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी ऑन कंप्लायंस। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले भैया ऑडिटर के पास कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में, कुछ समझ नहीं है, तो सबसे पहली चीज क्या करेगा बैठ के, सबसे पहली चीज वो यही करेगा कि मैनेजमेंट के पास जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट के पास जाने के बाद वो ये चीज बोलेगा कि क्या इस चीज की कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही, अब मुझे ये बता दो। अगर कंप्लायंस हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंक्वायर कर लिया। हमने ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़े थे वैसे भी, APIOU, और रीपरफॉर्मेंस और एक्सटर्नल कंफर्मेशन। रीपरफॉर्मेंस और एक्सटर्नल कंफर्मेशन को हटाते हैं, रिकैलकुलेशन होती थी कि वापसी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम ऑडिट प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते थे, इंक्वायरी करते थे, उसके बाद इंस्पेक्शन भी करते थे, फिर हम ऑब्जर्वेशन करते थे, ये सारे हमारे होते हैं। तो हम यहाँ पे हम इंक्वायर कर रहे हैं, इंक्वायर मैनेजमेंट रिगार्डिंग द कंप्लायंस। दूसरा, इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जो भी लीगल और रेगुलेटरी बॉडी है, हम क्या पता उससे जाके ही पूछ लें कि भैया ये काम कर रही है, इन्होंने लाइसेंस तो ले रखा है ना, तुम बता दो। क्योंकि बहुत बार ये हो सकता है कि उन्होंने फर्जी लाइसेंस बनवा रखा हो, जो एप्लीकेबल ही ना हो जो उनको होना चाहिए। तो हम पहली चीज इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से, दूसरी चीज इंस्पेक्ट करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस को। इंक्वायर मैनेजमेंट, इंस्पेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, सही है। नॉन कंप्लायंस विद अदर लॉ एंड रेगुलेशन may result in fines, litigation or other consequences for entity, the cost of which may need to be provided for. समझ लो अगर हमने किसी चीज का नॉन कंप्लायंस कर रखा है जो बहुत ज्यादा ऑपरेशनल था, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन से लिंक था, तो उसका आगे जाके फाइन तो भरना पड़ेगा, कोई ना कोई लिटिगेशन होगी, केस चलेगा, उसका खर्चा आएगा। तो हम आगे उस कॉस्ट को भी समझ के करेंगे कि कहीं ऐसा तो ना हो। और बहुत बार ऐसा ही होता है कि अगर कोई ऐसा लॉ एंड रेगुलेशन है जो बिजनेस ऑपरेशन से लिंक्ड है तो उसका खर्चा बहुत बड़ा जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा वायलेशन हो जाता है। ठीक है, फिर हम ये बोलते हैं कि भाई ऑडिटर को अलर्ट रहना चाहिए, shall remain alert due to the possibility that the other audit procedures applied may bring instances of non-compliance या suspected non-compliance। वही सेम कहानी लिखी है कि भाई वो नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहा है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, और उससे उसको कुछ ना कुछ समझ आएगा कि भैया नॉन कंप्लायंस हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो उसको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए अगर उसको इंस्टेंसेस ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस हो रही है। Example, there are during a review of contracts, an auditor might notice terms that seem to be illegal या highly unusual, prompting to further investigation। और फिर उसको समझ आ जाएगा कि भैया ये टर्म्स तो सही नहीं है, ये एक
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ये टर्म्स तो नहीं होते, बहुत अनयूजुअल टर्म्स है, ठीक है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। ऑडिटर सबसे पहले जाके ये भी बोलता है कि भैया हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो कि आपने आपके बिलीफ और नॉलेज के हिसाब से ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी है जिसमें नॉन कंप्लायंस हो रहा है, या आपको लग रहा है कि सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, तो आप ये लिख के दे दो। तो रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड इफ नीडेड TCWG ऑल्सो दैट ऑल नोन एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस अफेक्टिंग एफएस हैज बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर। और अगर देखी है तो मुझे बता दो। तो इसने ये भी देख लिया कि भैया जो भी ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं या पिछला ऑडिटर जो भी बता के गया है वो आपने मुझे बता दिया और मुझे मेरे तक डिस्क्लोज कर दिया है, आगे मैं देखूंगा और आगे मेरे को अगर रिपोर्ट करना होगा तो मैं वो भी देख लूंगा, ठीक है। अब ये आता है मजेदार टॉपिक। देखो कितना पॉइंट है, 12 पॉइंट है, पर हमें 12 पॉइंट नहीं पढ़ने, ठीक है। हम एक एक करके आराम आराम से पढ़ेंगे और इसमें मैंने अलग अलग कलर यूज कर रखा है क्योंकि अलग कलर लिंक करेगा। जैसे पिंक कलर अगर मैंने यूज किया है तो पिंक कलर का एक कहानी है, और इसके अंदर मैं जैसे देख पा रहा हूँ पिंक कलर बहुत कम दिख रहा है, लेकिन बता दूं ये पिंक कलर है, ये येलो कलर, ठीक है। तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, जहां मैंने कोई कलर नहीं रखा वो नहीं पढ़ेंगे, और हम ये भी नहीं पढ़ेंगे, और हम लास्ट वाला पढ़ लेंगे, पर ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। अब इतनी देर से हम बड़बड़ कर रहे थे, ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हम इतनी देर से बड़बड़ कर रहे थे तो हमने क्या समझा, ऑब्जेक्टिव समझे सबसे पहले। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे को बताओ। ऑब्जेक्टिव है SAE ऑब्टेन करना है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन डिटरमाइनिंग मैड, ठीक है। दूसरा हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं और फिर आगे जाके हमें उसको कहीं ना कहीं असेस करना है या रिस्पॉन्स करना है कि हमने कैसे एड्रेस करेंगे हम उसको, ठीक है। फिर हमने नॉन कंप्लायंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स पढ़े जिसमें 7 स्टेप थे कि भैया कैसे क्या क्या करेंगे। सबसे पहले रजिस्टर मेंटेन करेंगे, फिर मॉनिटर लीगल रिक्वायरमेंट्स करेंगे जो ऑपरेशनल पॉलिसीज के साथ अलाइन हो रही हो। फिर हम आगे क्या करेंगे बताओ, फिर हम इंटरनल कंट्रोल बनाएंगे। इंटरनल कंट्रोल बनाने के बाद हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के बाद उसके बाद हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि भैया कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो। डेवलप करा है हमने कोड ऑफ कंडक्ट, उसको पब्लिसाइज भी किया है, अब आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आप उस चीज को फॉलो करो। उसको फॉलो करने के बाद हम मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि भैया कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, उसकी कंप्लायंस बराबर हुई है या नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है, जिन्होंने वायलेट किया है उनके साथ हम करेंगे एप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है, जो इंडिया अभी पाकिस्तान के साथ कर रहा है। उसके बाद आखिरी था लीगल, मतलब लीगल एडवाइजिंग लेंगे और एक्सपर्ट से पूछेंगे। फिर आगे हमने क्या पढ़ा था, उसके आगे हमने, मुझे भी याद नहीं आ रहा हमने क्या पढ़ा था, हाँ, तो उसके बाद हमने पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशन बहुत ज्यादा होती है, क्यों, ठीक है, क्यों होती है पहले बताओ। पहले कि मैनी लॉ एंड रेगुलेशन आर मेड फॉर द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स रादर देन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो उससे ऑडिटर को समझ ही नहीं आता, ठीक है, ऑडिटर को पता भी नहीं चलेगा कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसका लास्ट लाइन बड़ी वो थी, एज दीज मे नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमें पता भी नहीं चलेगा कि फाइनेंशियली रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ कभी भी। अगला था कंसीलमेंट, ठीक है, डिजाइन टू कंसील। अब नॉन कंप्लायंस कैन बी हिडन थ्रू डिसीटफुल प्रैक्टिसेस, या फिर मतलब वो प्रैक्टिसेस कौन सी है, कल्यूजन, फोर्जरी या फिर मैनिपुलेशन, दैट मे नॉट बी दैट मे मेक डिटेक्शन मोड चैलेंजिंग। उससे डिटेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे हमारे लिए, और मतलब नहीं कर पाएंगे अगर हमें यही पता ही नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या रखना है, ब्राइवरी दी है ऑफिशियल्स को और हम पता ही नहीं लगा पा रहे, वो पैसे भी कहाँ गए, उससे हमें कंसल्टेंसी फीस के नाम से दे दिया, तो वो हमें पता भी नहीं चल रहा कि वो चीज है क्या, ठीक है। फिर लास्ट पढ़ा था हमने लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस। अब नॉन कंप्लायंस है या नहीं है अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा, अल्टीमेटली द मैटर वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट बाय द ऑडिटर। ओके, हमने ये नोकलर के अंदर भी पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सीधी है और वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जो ये ऐसे है ना, ये हमें हेल्प करता है, असिस्ट करता है ऑडिटर को इन आइडेंटिफाइंग द मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which is caused due to the non compliance of the law and regulation, ठीक है। However, auditor is not expected या not responsible for preventing law and regulation, और या तो सारी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए भी उसका कोई काम नहीं है,
उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो सारी नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये हमने नो क्लार में भी पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट और इफेक्ट और नॉन डायरेक्ट इफेक्ट जिसका होता है बट विच आर क्रूशियल फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, उनमें ऐसे ही करना है और दूसरे में ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से लगाने हैं, फिर हमने आगे वो भी बात करी थी कि ऑडिट प्रोसीजर हमें वो लगाने हैं जो, पहली चीज तो इंक्वायर करना है मैनेजमेंट के साथ या टीसीडब्ल्यू के साथ। दूसरा इंस्पेक्ट करना है विद द कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जो भी अथॉरिटीज और लीगल बॉडीज हैं उनके साथ, ठीक है। फिर हमने अलर्ट वाला पढ़ा कि भैया उसको अलर्ट रहना चाहिए पूरे टाइम ऑडिट करते वक्त। ड्यूरिंग द ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी दैट द अदर audit procedures applied may bring instances of non compliance and suspected compliance, ठीक है। ये बहुत बेसिक बात है। और इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे थे, उसमें बहुत अनयूजुअल टर्म्स लगी, फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेट किया, फिर हमें समझ आ गई। फिर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि भैया जो भी नॉन कंप्लायंस जो लगता है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को, नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, ठीक है, वो डिस्क्लोज कर दिए हैं ऑडिटर को। ऑडिटर से कोई बात नहीं छुपाई गई है, उसका एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ऐसे 580। ओके, अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन या इंडिकेशन कि हम पता कैसे चलेंगे कि यार नॉन कंप्लायंस होने वाला है, सस्पेक्टेड है या फिर नॉन कंप्लायंस हो चुका है, वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसको याद रखो कि इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहली चीज तो कोई भी अनयूजुअल चीज हो ना, वो हमेशा नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड हो जाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पेमेंट्स की। जब पैसा आएगा और जाएगा उसके बारे में सबसे ज्यादा हमें घोटाला दिखता है, क्योंकि हम यार फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख रहे हैं। हम वहाँ प्रॉपर जाके एक एक चीज नहीं पढ़ने वाले, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे कि भैया सारे कंट्रोल सही है या नहीं है। हम आ जाके अपना फाइनेंशियल काम करेंगे और फाइनेंशियल के अंदर हम यही देख सकते हैं कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो हम ट्रांजेक्शन और फॉरेंसिक ऑडिट में भी यही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि पेमेंट विच आर मेड टू दी अनस्पेसिफाइड सर्विस, या लोन दे दिया है एक तरह से कंसल्टेंट या फिर रिलेटेड पार्टी या फिर एम्प्लॉय को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सबसे बड़ा खतरा, ठीक है। अगर मैंने पेमेंट करी है किसी अनस्पेसिफाइड सर्विस के लिए, लोन दिया है कंसल्टेंट को, वो कंसल्टेंट कोई नहीं है, वो बल्कि हमने रिश्वत दी है, या हमने रिलेटेड पार्टी को पैसा दिया है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया है, तो वो कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस के अंदर आ जाता है। पेमेंट्स अनस्पेसिफाइड सर्विस, हमें पता ही नहीं किस चीज के लिए, अगर हमें बता दिया कि भैया मैंने इससे माल खरीदा है, इतनी चीज खरीदी है और उसकी हमने फिजिकल एक्सिस्टेंस या उसकी सेल आगे जो हमने परचेज ऑर्डर होता है, सेल होती है, वो सब दिखा दी, उसका प्रूफ दिखा दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अनस्पेसिफाइड सर्विस है, सिर्फ लिख दिया कंसल्टेंसी फीस, भैया किस चीज की कंसल्टेंसी जरूरत थी नहीं थी उस चीज की कंसल्टेंसी लेने के लिए, ठीक है। फिर अनयूजुअल पेमेंट हुई है इन कैश। अब कैश का जो गेम होता है ना, वो हमेशा खतरनाक होता है और उस पर हमेशा निगाहें होती है, हर ऑडिटर की निगाह होती है कैश कैसे यूटिलाइज हो रहा है। कहीं धनाधन बैंक अकाउंट से कैश निकल के कहीं और तो नहीं जा रहा, क्योंकि लिख कुछ भी दिया, आगे जा किसको रहा है हम तो ट्रेस भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट बैंक स्टेटमेंट से पैसे ट्रेस तो होते हैं किस पार्टी को जा रहे हैं। कैश मैंने किसको दिया है तो वो मेरी मर्जी, मैंने नरेशन में क्या डाला है, करेक्ट। Unusual payment in cash. Purchases in the form of cashier's checks payable to bearer or transfer of the numbered bank accounts. सीधा लिखना है अनयूजुअल पेमेंट इन कैश, ठीक है। अगर कैश परचेजेस है तो हमें पता नहीं है किससे हम क्या खरीद रहे हैं और हमेशा वो डाउटफुल मैनर में ही आता है। अनयूजुअल पेमेंट्स टुवर्ड्स लीगल एंड रिटेनरशिप फीस, हम लॉयर को धनाधन पैसे दे रहे हैं, लॉयर आगे किसी और को पैसे चिपका रहा है, समझ गए, समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अनयूजुअल पेमेंट्स टुवर्ड लीगल एंड रिटेनरशिप फीस। अनयूजुअल वापसी, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन विद कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवंस, दुबई, मॉरिशियस, जहाँ पे टैक्स जीरो है। मैं अपने पैसे जो भी एडिशनल प्रॉफिट वगैरह हो रहा है वो एक तरह की सेल दिखा के, सॉरी परचेज दिखा के टैक्स हेवन वाली कंट्रीज में भेज रहा हूँ, ताकि मेरे को टैक्स पे ना करना पड़े आगे। और वहां उनका कितना भी प्रॉफिट हो, उनको तो कभी टैक्स पे करना ही नहीं है। तो फायदा फायदा, मुझे यहाँ पे फायदा, उनको वहां पे फायदा है, दोनों मेरी कंपनियां, ठीक है। unusual transaction with the company registered in tax haven. Payment for goods and services made other than the country from which the, अच्छा चलो ये हम उसके अंदर पढ़ेंगे गुड्स और सर्विस के लिए। एक इसको हमने येलो में कर रखा है क्योंकि ये अलग पार्ट है, ठीक है।
पेमेंट्स विद प्रॉपर एक्सचेंज हमें ये नहीं पढ़ना। 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट में हमें 5-6 रिमेंबर कर लेंगे बहुत है, और ये वैसे भी बताऊँ कैसे आएंगे, लगा देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दीज विल कम थ्रू केस स्टडीज, केस स्टडीज में आएगा ये नागिन बन के। और अनऑथराइज ट्रांजैक्शन या इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, ठीक है, और प्रॉपरली रिकॉर्ड ही नहीं करी, हमने डायरेक्ट कुछ भी लिख दिया, मतलब वो ट्रांजैक्शन सेंस ही नहीं बना रही है। एक्चुअली में बेड डेट्स हुए हैं, पर हमने क्रेडिटर को उल्टा कर दिया, वो मेरा डेटर ही नहीं था, क्रेडिटर को बेड डेट्स में चिपका दिया, और कुछ भी कर रहा हूँ मतलब मैं, ठीक है। तो अभी हमने कौन से पढ़े, हमने सारी अनयूजुअल चीजें पढ़ी कि यार ऐसा होता तो नहीं है पर हो रहा है। सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी कि अनऑथराइज ट्रांजैक्शन जो इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, वो चीज एक इंडिकेशन है। फिर टैक्स हेवन के साथ अगर हमारी अनयूजुअल पेमेंट्स वगैरह चल रही है, तो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो कैश के अंदर हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन चल रही है वो अनयूजुअल है, अनयूजुअल पेमेंट्स इन कैश वो डाउटफुल है, अनयूजुअल पेमेंट्स फॉर लीगल एंड रिटेनरशिप फीस वो डाउटफुल है। फिर हमने लोन की तरह दे दिया है, अनयूजुअल पेमेंट्स दे रखी है, अनस्पेसिफाइड पर्पस के लिए दे रखी है, तो वो भी डाउटफुल है, रिलेटेड पार्टी को दिया है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया है, वो भी डाउटफुल है। तो ये हुआ 1, 2, 3, 4 और 5, 5 तो हमने पढ़ लिया। अब हमें 3 और पढ़ने हैं, वो येलो वाला, ठीक है। सेल्स कमीशन और एजेंट फीस दैट अपीयर्स एक्सेसिव, इतनी तो यार सेल कमीशन जाता ही नहीं जितना हर बार जा रहा है, और इस बार बहुत बहुत तरीके से गया है भड़धलन, मतलब सेल एक्चुअली कम हुई है, ठीक है, लेकिन कमीशन बढ़ा है। सेल कम हुई है, कमीशन बढ़ गया, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह का डाउट है। सेल्स कमीशन या एजेंट की फीस दैट अपीयर्स एक्सेसिव इन रिलेशन टू दोस ऑर्डिनरी पेड बाय द एंटिटी और इट्स इंडस्ट्री और सर्विस एक्चुअली रिसीव, ठीक है। जो हर बार देते हैं उससे बहुत हटकर दे रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और ऑर्डिनरी जो पे करते हैं उससे एक्सेसिव पे कर रहे हैं। तो परचेजिंग, माल खरीद रहे हैं, जैसे ये समझ लो 20 रुपए की गिलास है ये, और यहाँ पे देखिए 20 रुपए की गिलास है, और मैं खरीद रहा हूँ 80 रुपए में, और एक ही पार्टी से खरीद रहा हूँ, फिक्स है कि वो पार्टी के साथ मेरे हमेशा ऊपर की पेमेंट होती है, या उससे मैं बहुत ज्यादा सस्ती खरीदता हूँ और बाकी पैसा कैश वगैरह या किसी और तरीके से दे देता हूँ। तो परचेजिंग एट प्राइस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो मार्केट प्राइस, तो कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है। लास्ट, हम ए कंट्री से गुड खरीद रहे हैं, ठीक है, बी कंट्री में आ रहे हैं, और हम पैसे कर रहे हैं सी कंट्री को, कोई लेन देन नहीं, क्या पता ए की सी में कोई कंपनी हो सकता है, लेकिन कायदे से ये नहीं होना चाहिए। आपने ए से माल खरीदा तो ए को ही पे करो, वही चीज है। पेमेंट फॉर द गुड और सर्विसेज मेड अदर देन टू द कंट्री विच द गुड्स एंड सर्विस ओरिजिनेटेड, हमें जिस कंट्री से ओरिजिनल सामान मिला है उस कंट्री में पेमेंट ना करते हुए बल्कि दूसरी कंट्रीज में पेमेंट कर रहे हैं, और एक्चुअली वो टैक्स हेवन या बोगस कंपनीज होती है, तो उसमें हम भी धरे जाएंगे कहीं ना कहीं। ओके, हमने 8 पॉइंट पढ़े हैं, इसमें 8 पॉइंट ही रिमेंबर करने हैं, ज्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना, पता चले चक्कर में पढ़ने के चक्कर में कुछ समझ ना आए, ठीक है। अब ये पॉइंट जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार बोलोगे, उतनी ज्यादा तरीके से समझ आएगा। आओ, अब कुछ नहीं बचा है, अब डेड हो गया ये टॉपिक पूरा, अब खाली खाली चीज बची है, वो हम फटाफट समझ लेते हैं कि भैया ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। अच्छा, ये चीज ना एक अलग तरीके से क्वेश्चन में आई थी, ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस, पूरी केस स्टडी लिख दी, आइडेंटिफाई किया उसने, फिर अब बताया कि भैया हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं जब उसको सस्पेक्टेड या फिर आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस मिला। क्या क्वेश्चन है यार, क्या लेवल गिर गया। पर इस बार ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा है, बट ठीक है। द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एन इंस्टेंस ऑफ द नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। द ऑडिटर शल क्या करेगा, पहली चीज ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग इस चीज की, नेचर ऑफ द एक्ट, कि हमने जो नॉन कंप्लायंस हुई है वो कैसे करी है, क्यों करी है, किस तरीके से करी है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, जो एक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा। फिर सर्कमस्टेंसेस देखेगा कि भैया कौन अप्रूव करने की इस पे अथॉरिटी थी, तो कैसे अप्रूव हो गई, अगर अथॉरिटी थी क्या पता वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि वो उस टाइम पे छुट्टी पे चल रहा था जो अप्रूव करने वाला था, और उसकी पावर किसी और को मिल गई, तो वो सर्कमस्टेंसेस भी देखेगा और फर्दर इंफॉर्मेशन लेगा
ताकि वो इवेल्युएट कर पाए उसका पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने क्या बात कर, अगर ऑडिटर को कोई भी ऐसी चीज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे उसको पता चलता है कि भैया नॉन कंप्लायंस हुई है या होने वाली है, तो पहली चीज करेगा ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एक्ट, जो नॉन कंप्लायंस का एक्ट हुआ है उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग ले कैसे हो क्या हुआ है। देन ऑल्सो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग या आइडेंटिफाई दैट सर्कमस्टेंसेस which has occurred during the act। ठीक है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्या थे कि भैया ये पॉसिबल हो पाया नॉन कंप्लायंस करने का। लास्ट वो फर्दर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा ताकि वो इवेल्युएट कर पाए पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके कुछ एग्जांपल है, बिकमिंग अवेयर, ऑडिटर नोटिस, अनयूजुअल पेमेंट्स। अच्छा एग्जांपल हम पढ़ते हैं तो आपको क्लियर क्रिस्टल तरीके से समझ आएगा। बिकमिंग अवेयर, सबसे पहले वो क्या था, बिकमिंग अवेयर एन ऑडिटर नोटिस अनयूजुअल पेमेंट्स, ठीक है, टू फॉरेन ऑफिशियल्स। उसको पता चला कि भैया ऐसा कुछ हो रहा है। अब नेचर को अंडरस्टैंड करेगा, डिटरमाइनिंग इफ द पेमेंट्स आर ब्राइब्स या फिर कंसल्टेंसी भी। वो समझेगा यार ये जो पेमेंट हो रही है डाउट तो उसने बनाया, अब ये ब्राइब है या कोई और तरह की पेमेंट है या सही है या नहीं है। फिर सर्कमस्टेंस समझेगा वही कि जब पेमेंट्स हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी ऑथराइज करने की, और वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ या नहीं हुआ। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन लेगा, गैदरिंग डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द पेमेंट्स टू असेस इफ दे नीड टू बी डिस्क्लोज एज कंटीजेंट लायबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इम्पैक्ट है, ठीक है, उसने वो समझा, पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो चीज उसने समझी। फिर है ऑडिटर सस्पेक्ट्स नॉन कंप्लायंस, इफ द ऑडिटर सस्पेक्ट नॉन कंप्लायंस डिस्कस करेगा वो मैनेजमेंट के साथ। अच्छा इसमें ना ऐसे तीन पार्ट में बात करते हैं, एक, दो और तीन। चलो बात करते हैं। ऑडिटर को नॉन कंप्लायंस की भनक हुई, ठीक है, भनक होने के बाद सबसे पहले भागे भागे जाएगा कि भैया टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट आओ, तुमको मैं बताऊं कि ये चीज चल रही है तुम्हारे यहाँ पे, पता है तुम्हें। वो बोलेगा यार हमें तो पता ही नहीं, बताओ बताओ बता क्या हुआ। अब जब मैंने टीसीडब्ल्यू और मैनेजमेंट को बताया और उन्होंने मेरे को कोई पुख्ता सबूत या उसकी रिगार्डिंग कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि ये कैसे हो गया, इसमें कुछ था या नहीं था, ठीक है, वो कैसे हो पाया, इफ दे डोंट प्रोवाइड मी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन सपोर्टिंग कंप्लायंस एंड इफेक्ट दैट मे बी मटेरियल, तो उससे हम लीगल एडवाइस के बारे में सोचेंगे कि भैया लीगल एडवाइस क्या लें क्या ना लें। ओके, एक सेकंड रुकना। ओके, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई थी दोस्तों, कोई बात नहीं। हम पढ़ रहे थे कि भैया अगर ऑडिटर को ये पता चला कि उसको कहीं ना कहीं सस्पेक्ट हुआ कि नॉन कंप्लायंस है, तो वो डिस्कस करेगा किसी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ, पहले ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पाए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी नॉन कंप्लायंस और वो नॉन कंप्लायंस का कहीं ना कहीं मटेरियल इफेक्ट है, तो हम लीगल एडवाइस लेंगे। और अगर हमें ये लग रहा है कि यार इसकी रिगार्डिंग कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पा रही है, तो हम भाई उसका जो इफेक्ट है ना वो ऑडिटर ओपिनियन पे इवेल्युएट करेंगे कि इससे हमारा भाई ओपिनियन क्वालिफाइड तो नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं पंगे तो नहीं हो रहे। फिर इवेल्युएट हम इम्प्लीकेशन हमने कर ली, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस नॉन कंप्लायंस के चक्कर में कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारी जो रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो उनसे हमारे पे चीज मिल रही है उस पर भी फर्क आ रहा हो, तो हम उसका रिस्क असेसमेंट भी करेंगे और उस पर जो भी फर्क आएगा रिस्क असेसमेंट पे भी, रिलायबिलिटी पे भी, और अप्रोप्रिएट एक्शन जो हम आगे लेंगे हमें वो भी चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो evaluate implication of non-compliance for risk assessment, return representation reliability and take appropriate action। अगला है रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। अब ये बोल रहा है कि हमें रिपोर्टिंग कैसे करनी है। रिपोर्टिंग करने का एक फ्लो है, फ्लो का हम ध्यान रखेंगे। When non-compliance with law and regulation is identified as suspected, the auditor should communicate to TCWG, report all instances of non-compliance discovered during the audit। कम्युनिकेट कर दो सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी को, और अगर इंटेंशनल नॉन कंप्लायंसेस है, ठीक है, तो फटाफट टीसीडब्ल्यूजी को बताओ कि भैया ये इंटेंशनल तरीके से हो रही है, और उसका इफेक्ट भी बताओ कि भैया वो इंटेंशनल है और वो मटेरियल है। और अगर टीसीडब्ल्यूजी ही मिली हुई है आपके साथ, तो आप किसको बताओगे। आपने सबसे पहले तो बता दिया टीसीडब्ल्यूजी को, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टीसीडब्ल्यूजी ही मिली हुई है नॉन कंप्लायंस के अंदर, तो आप नेक्स्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताओगे, ठीक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आप ये बताओगे कि भैया कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम चल रही है, और हायर अथॉरिटी को कम्युनिकेट करने के बाद हम उन पे छोड़ देंगे कि उनका डिसीजन क्या होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी नहीं एग्जिस्ट करती, जैसे ऑडिट कमेटी होती है, बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड ऑफ कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप
लीगल एडवाइस लोगे, सीक लीगल एडवाइस इफ नो हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट और इफ देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। पहला, कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी को सारे इंस्टेंसेस। अगर इंटेंशनल नॉन कंप्लायंस है तो फटाफट कम्युनिकेट करो, देरी मत लगाओ और ये बताओ कि भैया वो इन इंटेंशनल है और मटीरियल है। और अगर रिपोर्ट हम कर रहे हैं टीसीडब्ल्यूजी को, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये तो यार कहीं ना कहीं ये खुद मिले हुए हैं, तो हम नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी को बताएंगे इफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन द नॉन कंप्लायंस। उसके बाद हम लीगल एडवाइस लेंगे अगर कोई भी हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती या फिर हमें ये लग रहा है कि यार हायर अथॉरिटी को बता के भी कुछ नहीं होएगा, दिक्कत होएगी, तो हम अनसर्टेन है अबाउट द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, हमें ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा। ओके, these are 4 points and these are also kind of important, ये पूछ सकते हैं, तो इस पे भी हम लगाएंगे डेंजर। रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कैसे करेंगे? इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट द नॉन कंप्लायंस हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन एफएस एंड हैज नॉट बीन एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन एफएस, द ऑडिटर शैल इन अकॉर्डेंस विद द एसएस 705 एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन। अगर उसको समझ आ रहा है कि भैया कुछ ना कुछ मटेरियल चीज हुई है, ठीक है, मटेरियल पंगा पड़ा है, non-compliance that has a material effect and has not been adequately reflected in FS, तो वो सीधा सीधा ऐसे 705 की हेल्प लेते हुए क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देगा। लेकिन अगर उनको SAE ऑब्टेन करने से रोका गया है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इफ द ऑर्डर इज प्रिक्लूडेड बाय द मैनेजमेंट और TCWG फ्रॉम ऑब्टेनिंग SAE in relation to the non-compliance, the auditor shall express a qualified opinion that disclaim an opinion on FS on the basis of limitation on scope of the audit in accordance with SA 5। So in sorry 705 ये कह रहा है कि अगर ऑडिटर को कहीं पे भी मैनेजमेंट या TCWG ने रोका है SAE ऑब्टेन करने से, प्रिक्लूडेड मतलब रोकना, ठीक है, तो वो सीधा सीधा उठ के क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेम एन ओपिनियन कर दिएगा। और बिकॉज क्यों किया? क्योंकि उसने लिमिटेशन ऑफ स्कोप लगाया, उसने उसको काम करने से रोक टोक लगाई, तो उसने 705 के अकॉर्डिंग हमें क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेम ओपिनियन कर दिया। ठीक है, या तो वो बता ही नहीं पा रहा, he is unable to determine because of the circumstances, if the auditor is unable to determine whether the non-compliance has been occurred because of the limitation imposed by the circumstances या rather by the management or TCWG, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैंने जो पूरी करी ऑडिट, मेरे को ये समझ नहीं पा रहा कि इसके अंदर क्या सीन हुआ है, मैं ढूंढ भी नहीं पाया, और इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि भाई मेरे को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करे गए, या ऐसा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैनेजमेंट ने तो मेरे साथ कॉपरेट किया लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो डिटरमाइन क्यों नहीं कर पा रहा कि नॉन कंप्लायंस जो हुई है वो बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन इम्पोज बाय द सर्कमस्टेंसेस हुई है या मैनेजमेंट ने खुद उठ के करी है नॉन कंप्लायंस। द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन, और अगर उसको लगता है कि क्वालिफाइड देना चाहिए तो वो क्वालिफाइड भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको इवैल्यूएट करना है अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। ये कब होगा? जब ही इज अनेबल टू डिटरमाइन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस कि जो नॉन कंप्लायंस हुई है, नॉन कंप्लायंस तो हुई है ये तो समझ आ गया, लेकिन वो बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन इम्पोज बाय द सर्कमस्टेंसेस हुई है, कि वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि नॉन कंप्लायंस हो गई, तो वो क्वालिफाइड देगा। या फिर मैनेजमेंट और TCWG मिले हुए थे, अगर TCWG मैनेजमेंट मिले होते फिर तो ये फेल देता, फिर तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाना था, लेकिन अब वो इवेल्युएट नहीं कर पा रहा अच्छे से, वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो वो टाइम लेगा, प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से काम करेगा और 705 के हिसाब से जो भी उसे ओपिनियन देना पड़ेगा एडवर्स या क्वालिफाइड वो दे देगा। ठीक है, फिर क्या है? रिपोर्टिंग एंड नॉन कंप्लायंस इफ द ऑडिटर हैज सस्पेक्टेड, ये सब। अच्छा ये कुछ नहीं है, अगर उसको पता चलता है कोई भी नॉन कंप्लायंस तो वो रेगुलेटरी या इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को बताएगा नहीं बताएगा, वो उसकी प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करता है, और उसकी क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, वो भी उसको इवेल्युएट करनी है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, तो डॉक्यूमेंटेशन उसको करनी है किन चीजों की? पहली चीज कि उन्होंने कैसे, कोई इंडिकेशन जो हमने लिखी हुई थी ना बहुत सारी, कि 12 इंडिकेशन थी, तो उस चीज को डॉक्यूमेंट करेगा कि भैया उसको पता कैसे चला कि ये आइडेंटिफाइड हुआ, सस्पेक्ट हुआ, क्या हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ही ना है, और उसको वो चीज की डॉक्यूमेंटेशन करनी है इंडिकेशन की, कि जिससे उसको समझ आए कि हाँ भाई नॉन कंप्लायंस था। देन उसके बाद जो उसकी डिस्कशन हुई मैनेजमेंट के साथ और जो भी आगे चीज निकली वो उस चीज की भी डॉक्यूमेंटेशन कर लेगा। ठीक है,
लो जी, हुआ ये कंप्लीट। हमने यहाँ तक तो रिवीजन कर ली थी, उसके बाद ये 12 पॉइंट है, इनकी रिवीजन करने का आई डोंट थिंक सो कोई पॉइंट है। हम यहाँ से करते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड। क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा? सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा, इसके हमने बहुत तरीके से पढ़ा है कि अवेयर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करेगा किस चीज़ को, नेचर ऑफ द एक्ट। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद नेचर ऑफ द एक्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद वो सर्कमस्टेंसेस को समझेगा, ठीक है, दैट वर्ड अकर्ड। फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन लेगा ताकि वो इवेल्युएट कर पाए पॉसिबल इफेक्ट्स। ओके, इफ ऑडिटर सस्पेक्ट्स नॉन कंप्लायंस देन डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ। अगर वो कोई सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे और उसके चीज का जो इफेक्ट है वो भी मटेरियल है, तो वो लीगल एडवाइस लेगा। और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड हो पा रही, नहीं ऑब्टेन हो पा रही है, तो उसको भैया सीधा सीधा उसका जो इवेल्युएट करना है इम्प्लीकेशन ऑन दी ऑडिटर्स ओपिनियन। और इम्प्लीकेशन हमें इस चीज को भी इवेल्युएट करना है कि अब हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बदल जाएंगे, जो उनके डॉक्यूमेंट्स है उस पर रिलायबिलिटी बदल जाएगी, तो हमें वो चीज को भी लेके चलना है। फिर हमने 4 पॉइंट्स में पढ़े कि अगर रिपोर्टिंग हमें कैसे करनी है जब नॉन कंप्लायंस हुई है। पहली चीज तो हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी को। लेकिन अगर इंटेंशनल है और मटेरियल है तो हम फटाफट जाके उसी टाइम बताएंगे और पूछेंगे कि भैया कि क्या है क्या नहीं, ठीक है, उस टाइम में रिपोर्ट कर देंगे, फटाफट इन्फॉर्म कर देंगे। फिर अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट मिली हुई है तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो हम लीगल एडवाइस लेंगे, या फिर अगर हमें ऐसा लग रहा है कि अप्रोप्रिएट एक्शन ये नहीं है, मेरे को लगता है कि यार आई एम वेरी अनसर्टेन अबाउट द अप्रोप्रिएट एक्शन इन दिस फोर्स, तो हमें लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। ओके, फिर ये तो बहुत सीधी सी चीज है कि भैया क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन तब देंगे जब हमें लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज हुई है जो बहुत ज्यादा मटेरियल है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन अगर हमें एसएई ऑब्टेन करने से प्रिक्लूड किया हुआ है तो हम डिस्क्लेम करेंगे या क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे 705 के अंदर दोनों केस में। ओके, सुन लो जी, 250 भी खत्म होते हुए एक ऐसे पूरा का पूरा निपटा दिया हमने एक वीडियो में, मजे ही आ गए। वेरी गुड। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और मैं थोड़ी अपनी सेहत का ध्यान रखता हूँ। तो चलो, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, और सब चीज को रिवाइज करोगे तब चीज याद होएगी। और सब चीज का कहने कनेक्शन है, मैं कनेक्शन वाइज भी बना रहा हूँ। मैं एक चैप्टर के फ्लो में नहीं चल रहा कि हमने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा तो फिर वही करना है। अब नेक्स्ट हम बहुत डिफरेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो जिससे इसका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर, और मैं लेन देन आगे बताऊंगा कि वो कनेक्ट कैसे करेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।